गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब? होप यू डूइंग वेल। एज यू नो लास्ट वीडियो क्लास के अंदर हमने दैट इज कांसेप्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट विल कंप्लीट कर लिया था एंड टुडे विल स्टार्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा आसान सा, और ऑलरेडी आपने 11th-12th क्लास के अंदर भी कर रखा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी, एचयूएफ एंड कंपनी, एलएलबी एंड द कंपनीज ओवर देयर। ये ऑलरेडी आप 11th-12th क्लास में करके आज के हो, मतलब, और उसी को एक बार हम क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे। एंड दूसरा टॉपिक जो हम कवर करने वाले दैट इज एडवांटेज ऑफ अ कंपनी एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द कंपनी। और इसके बाद आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ कंपनी लॉ खत्म हो जाएगा, दैट इज द बेसिक्स ऑफ अ कंपनी लॉ। एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड कंपनी ओवर देयर। क्या क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले दैट इज पार्टनरशिप फर्म और दैट इज अ कंपनी में, दैट इज द डेफिनेशंस। और डेफिनेशन अगर हम कंपनी की बात करें, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20, और हमने स्टार्टिंग वीडियोस में भी करी थी। व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी मींस दैट कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मींस कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। और एक मैंने डेफिनेशन करी थी जो लॉर्ड जस्टिस लिंडे ने दी थी, दैट इज इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन who contribute money or money worth in a common stock and employ or trade and employ the in trade or business and share the profit and loss arise therefrom, जो हम ऑलरेडी वीडियो क्लास में कवर कर चुके हैं। और पार्टनरशिप फर्म की जो डेफिनेशन है सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दे रखी है, और वहां पे क्या लिखा हुआ है? व्हेन 2 or more पर्सन एग्री, मतलब वॉलंटरी एग्री कर देते हैं, दैट इज फोर्सफुली नहीं, वॉलंटरी एग्री करते हैं, दो या दो से ज्यादा, सिंगल पर्सन कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप। सिंगल पर्सन कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप। ऐसे वो कंपनी में होता सिंगल पर्सन कैन फॉर्म अ कंपनी, बट यहाँ पे है सिंगल पर्सन कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप ओवर देयर। तो इट मींस व्हेन 2 or more पर्संस, अब ये जो पर्संस हैं, व्हेन 2 or more पर्सन एग्री टू कैरी बिजनेस, एग्री टू कैरी बिजनेस, और जो बिजनेस होना चाहिए वो लीगल बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए वो लीगल बिजनेस होना चाहिए। और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपस में क्या करेंगे, म्यूचुअली क्या करेंगे, शेयर करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बांट लेंगे, और डिपेंडिंग अपॉन द जो रेशियो जो उन्होंने पार्टनरशिप डीड में उनकी एग्रीमेंट में लिखी होगी। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड द कंपनीज ओवर देयर। और पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एक्ट कौन से एप्लीकेबल होता है? दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और कंपनीज एक्ट के ऊपर, मतलब कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013, जो रीसेंट एक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज रीसेंट एक्ट। और पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करने का तरीका क्या है? सिर्फ एक ही तरीका, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है। क्या? एक डीड ड्राफ्ट करनी है। और डीड का नाम क्या है? हाउ इट इज स्टेटेड? पार्टनरशिप इज स्टेटेड बिटवीन द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। और एग्रीमेंट का नाम क्या है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का नाम क्या है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आप इसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोल सकते हो, और या पार्टनरशिप डीड भी बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। और इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। फॉर एग्जांपल कंपनी का, पार्टनरशिप फर्म का नेम, एंड कौन कौन से पार्टनर्स है, कौन कौन पार्टनर कितने कितने कैपिटल्स लाए, किन पार्टनर के कौन से राइट्स है, कौन सी ड्यूटीज है, सारी बातें कहां पे लिखी होती है? इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर। और कंपनी किस तरीके से क्रिएट होती है? कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी से के अंदर क्या करवाना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट आरओसी क्या करेगा? उसको आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। और जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है उसी दिन से कंपनी क्या हो जाती है? रजिस्टर्ड हो जाती है। उसी दिन से कंपनी क्या होती है? एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाती है। तो कंपनी इज क्रिएटेड बाय द इनकॉर्पोरेशन अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 ऊपर है। तो कंपनी को रजिस्टर्ड होने के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और सीओआई आरओसी करेगा आपको इश्यू करना। जिस दिन इश्यू करेगा उस दिन से कंपनी क्या हो जाएगी? एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट डिफरेंस, क्या पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है? नहीं। अब पार्टनरशिप भी दो तरीके की होती है, एक होती है नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, एक होती है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म अपने आप को पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा भी सकती है और नहीं भी करवा सकती, उनकी मर्जी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट मैंडेटरी अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और वैसे ही पता है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते हो, उससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं जो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सीखते जरूर है। नेक्स्ट इज ऑब्लिगेटरी। क्या कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाए बिना क्रिएट किया जा सकता है? आंसर इज
कंपनी को अगर कंपनी से क्रिएट करना है तो उसका कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना क्या है, मैंडेटरी है, इट इज मैंडेटरी। उसी के बाद जो कंपनी क्या होती है, क्रिएट होती है। मिनिमम कितने मेंबर चाहिए होते हैं कंपनी के अंदर, मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, मिनिमम इज 2, मिनिमम इज 2, मिनिमम इज 2। और प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम इज 2, पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम इज 7, minimum that is called as 7 over there. Can a single person form a company? Answer yes, that is a one person company. Can a single person form a partnership? Answer is no. Audit, क्या सीए से ऑडिट करवाना मैंडेटरी है पार्टनरशिप फर्म के केस में? आंसर इज नॉट मैंडेटरी, बट इन केस ऑफ कंपनी आंसर इज। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म को चलाता कौन है? पार्टनरशिप पार्टनर्स खुद, पार्टनर्स इटसेल्फ ओवर देयर, क्लियर है। बट कंपनी को खुद चलाता कौन है? दैट इज डायरेक्टर्स, दैट इज द डायरेक्टर्स विच इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, विच इज अपॉइंटेड बाय द। कंपनी को कंपनी खुद नहीं चलाती, कंपनी को चलाता कौन है? डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स को बोलते हैं दे आर ओनली द ब्रेन ऑफ द कंपनी, दे आर द ब्रेन ऑफ कंपनी। लायबिलिटीज, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। कहने का मीनिंग क्या हुआ? अगर जब पार्टनरशिप फर्म के असेट्स बेचने के बाद भी अगर सामने थर्ड पार्टी का अगर कोई लॉस पूरा नहीं कर पाती फर्म, तो उनके जो पार्टनर्स हैं उनके घर के असेट्स भी, पर्सनल असेट्स भी बेच दिए जाएंगे। घर में जो चम्मच बर्तन है सब बेच दिए जाएंगे, ताकि हम थर्ड पार्टी का लॉस को की पेमेंट कर सके, या फिर कभी अगर बैंक से लोन लिया हो तो उसकी पेमेंट कर सके। यहाँ पे पार्टनरशिप कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उसकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। अगर कंपनी को भी करोड़ों का लॉस हो रहा है बट उनकी लायबिलिटीज क्या है? लिमिटेड। मेंबर्स की लायबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड। फॉर एग्जांपल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कंपनी के, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। अगर मुझे 10 रुपए पे करना, 7 रुपए पे करना, तो मुझे बैलेंस अमाउंट कितना पे करना है? 3 रुपीस, दैट्स इट। इवन कंपनी को करोड़ रुपए का होना हो जाए, लॉस हो जाए। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, पार्टनरशिप फर्म क्या अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है? क्या पार्टनरशिप फर्म की क्या सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? आंसर इज हमेशा याद रखना, पार्टनरशिप फर्म अपने नाम पे ना कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, ना ही कोई सेल कर सकती है, ना ही एंजॉय कर सकती है। पार्टनरशिप फर्म के नाम पे ना तो कोई केस हो सकता है, ना ही वो अपने नाम पे कोई केस करती है, बिकॉज पार्टनरशिप डजंट हैव एनी सेपरेट लीगल एंटिटीज। Partnership firm cannot enter into a contract in its own name because partnership firm because partnership firm does not have separate legal entity as company, just like company। जैसे कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बट पार्टनरशिप फर्म की नहीं होती। इट मींस कंपनी के नाम पे केस हो भी सकता है, कंपनी केस कर भी सकती है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है, एंजॉय भी कर सकती है, क्लियर। और ये केस भी हमने किया था, दैट इज सैलमन। क्लियर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड द कंपनी। फर्स्ट डिफरेंस हमने कवर्ड किया। सेकंड डिफरेंस दैट इज कॉल्ड एज HUF, दैट इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले मेंबरशिप। क्या HUF के अंदर जो मेंबर्स होते हैं ना, वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि HUF के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बाय बर्थ यू बिकम द मेंबर, मतलब बाय बर्थ यू बिकम द मेंबर, आपको चाहे आपको मेंबर बनना भी नहीं है ना, तब भी आपको मेंबर बनना ही पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस इन द केस ऑफ HUF। तो मेंबर्स दैट इज HUF, दैट बाय होमोजेनियस का मीनिंग होता है मेंबर्स दे आर बिलोंग टू सेम फैमिली। क्लियर। रीजन क्या है उसका? बिकॉज बाय बर्थ जैसे ही आपका जन्म हुआ ना, आप उस HUF के मेंबर बन जाते हो। अगर आपको नहीं भी बनना पड़ेगा बाय बर्थ। बट कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस में मैं भी मेंबर हूं, आप भी मेंबर हो, मैं अलग फैमिली से बिलोंग करता हूं, आप अलग फैमिली से बिलोंग करते हो, बट इट इज हेटेरोजेनियस। रीजन क्या होता है? और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों ऐसा क्यों?
मेंबर्स के अंदर बनना, जो मेंबर्स बनने की जो इच्छा है, वो आप बाय बर्थ मेंबर नहीं बनते, आप बाय चॉइस मेंबर बनते, बाय चॉइस। इट मीन्स आप मेंबर बनना चाहो बनो, ना मेंबर ना बनना चाहो ना बनो, आपकी मर्जी, बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स कहने का मीनिंग क्या होता है, बाय चॉइस आप क्या बनते हो, मेंबर बनते हो। यहाँ पे फोर्सफुली होता है, ना भी करना चाहे तब भी आपको बनना पड़ेगा, यहाँ पे वॉलंटरली होता है। वॉलंटरली आपकी मर्जी है, मेंबर बनो या ना बनो, दैट्स इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस ओवर देयर। नेक्स्ट इज, क्या एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड एज पर एचयूएफ? नो, बट कंपनी का ऑलरेडी आपको पता है, अंडर कंपनीज एक्ट वी हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन ओवर देयर। नेक्स्ट डिफरेंस दैट इज कॉल्ड एज एलएलपी और कंपनी। पहले तो होता है एलएलपी मींस लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, और कंपनीज ओवर देयर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहली तो बात, जो एलएलपी गवर्न होती है, एलएलपी एक्ट 2008 से, एलएलपी एक सेपरेट एक्ट है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अगर कंपनी कौन से एक्ट से गवर्न होती है, प्रेजेंट एक्ट कौन सा, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। और दोनों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, दोनों का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी होता है। एलएलपी को एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी आप एज एलएलपी बिजनेस कर सकते हो। और कंपनी को कंपनी से 2013 में करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये एलएलपी वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म होते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता। ये एलएलपी है, इसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, मैंडेटरी होता है। और वहां पे हम नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में पढ़ते थे कि वहां पे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती थी। इस पार्टनरशिप फर्म में मेंबर्स की पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। तभी तो नाम क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और हमेशा याद रखना, एलएलपी इज ऐसा न्यू कॉन्सेप्ट है जहां पे इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंपनी फीचर ऑल्सो एंड पार्टनरशिप फीचर ऑल्सो। दोनों के एडवांटेज उठा लो, दोनों का एडवांटेज मिला के क्या बना दिया आपने, एलएलपी होगा। क्लियर? क्या सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप की जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर होती है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, जो हमने ऊपर डिफरेंस पढ़ा था। एलएलपी की जो एलएलपी 2008 में रजिस्टर्ड है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, उसी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी अपने नाम पे, अपने ओन नेम पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, बेचना चाहे, उसके नाम पे केस हो सकता है, वो केस कर सकती है, जस्ट लाइक अ कंपनी। ये दोनों की होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, बोथ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर? और जो कंपनी होती है वो लास्ट में क्या लिखती है, आपने सब लास्ट में नेम क्या, सब इसमें क्या ऐड कर, दैट इज अ पब्लिक कंपनी होगी तो लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी होगी तो प्राइवेट लिमिटेड। अगर एलएलपी नाम के लास्ट में क्या ऐड करती है, या तो एलएलपी या फिर पूरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या? और इन दोनों केसेस के अंदर लायबिलिटी चाहे कंपनी हो चाहे एलएलपी हो, दोनों केसेस के अंदर एक केस में एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी, कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। यहां पे लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया उतने तक उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिट। हाँ, एक केस में अनलिमिटेड बन जाएगी, अगर पार्टनर कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन करी है तो उस केस के अंदर यू आर बीइंग पर्सनली लायबल। फिर आपका फिर वो घर की वो सारी बर्तन चम्मच सब बेच दिए जाएंगे टू क्लेम, मतलब इन केस ऑफ फ्रॉड, इन केस ऑफ फ्रॉड। क्लियर? यहां पे आपके जो डिफरेंसेस हैं, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एलएलपी कंपनी, एचयूएफ एंड कंपनी, क्या हो जाते हैं, कंप्लीट। अब एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी। एडवांटेजेस ऑफ कंपनी, एडवांटेजेस में कुछ नहीं है, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी है, इट इज क्वाइट सिमिलर विद द एडवांटेजेस। वही आपके क्या है, एडवांटेजेस। सबसे पहला कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, that is called as corporate personality. It means a distinct legal person, separate legal entities over there, independent from its members. कंपनी क्या होती है, खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, जो हमने पढ़ा था आपका सैलमन केस के अंदर। क्लियर है? तो क्या लिखा, अनलाइक अ पार्टनरशिप फर्म, अनलाइक पार्टनरशिप फर्म इट मींस अनलाइक पार्टनर व्हिच हैज नो एग्जिस्टेंस। जैसे पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, बट कंपनी केस में ऐसा नहीं होता, उसी क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट लीगल, उसी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। वो मेंबर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट, अलग होती है। क्लियर है? और ये की चीज हमने कहां पे सीखी थी, सैलमन। इवन की अगर एक ही बंदा पूरी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, स्टिल कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट इज अ सैलमन कंपनी लिमिटेड केस। क्लियर है? सेकंड
एडवांटेज लिमिटेड लायबिलिटी। अब ये जो लिमिटेड लायबिलिटीज है, ऑब्वियसली अगर पार्टनरशिप फॉर्म में देखते हो, वहां पे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, एज यू कंपेयर्ड विद द liability of members in case of a company over there. So in case of companies limited by shares, no member is bound to contribute anything more than the nominal value of shares held by them, which remains unpaid, which remains unpaid. वही एग्जाम्पल, 1000 रुपए पे करने हैं मुझे, लेट अज्यूम एक शेयर 10 शेयर खरीदे 100 रुपए के एग्जाम्पल, आपने 1000 रुपए पे करने हैं, 900 रुपए पे कर दिए, बैलेंस लायबिलिटी कितनी बची आपकी? 100 रुपए। वो इवन कंपनी को करोड़ों का लॉस हो जाए, आपको लायबिलिटी कितनी पे करनी है? 100 रुपए। परपेचुअल सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में किया था, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। धीरू भाई अंबानी आए चले गए, रिलायंस अभी भी पहले भी चल रही थी और आज भी चल रही है। द कंपनी शैल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इनडेफिनिट पीरियड टिल इट इज वाउंड अप ओवर। पर पार्टनरशिप में क्या होता है? सारे पार्टनर्स गए, पार्टनरशिप फर्म भी क्या हो जाती है? डिसॉल्व। फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व। एक पार्टनर क्या तो पार्टनरशिप डिसॉल्व, अगर सारे ही पार्टनर चले गए तो पार्टनरशिप फर्म भी क्या हो जाती है? डिसॉल्व। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता, इवन सारे मेंबर्स भी चले जाएं, स्टिल कंपनी एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। ट्रांसफरेबल शेयर्स एज पर सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो शेयर्स होते हैं, जो सिक्योरिटीज होती हैं, वो क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने शेयर्स अगर आपको ट्रांसफर करना है, मुझे अपनी सिक्योरिटी आपको ट्रांसफर करनी है, इट इज इजिली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ओवर देयर। बट हाँ, हम पढ़ते हैं कि वो प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, दैट शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एओई के अंदर वो रेस्ट्रिक्शन लिखी होती है, दैट इज अगर आपको प्राइवेट कंपनी में अगर एक बंदे को दूसरे बंदे को शेयर्स ट्रांसफर करने हैं तो उसको अदर मेंबर के लेनी पड़ेगी परमिशन। बट अगर पब्लिक कंपनी की बात करें, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल और शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ओवर। The shares or interest of a member in the company shall be a movable property, transferable in the manner as provided by the articles of the company। वही से में easy transferable होते हैं, freely transferable होते हैं। Freely transferable means only in the case of movable, that is called as public company, but not freely transferable, not freely transferable इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, बिकॉज प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल सेक्शन में क्या होती है? रेस्ट्रिक्शन। क्या रेस्ट्रिक्शन लिखी होती है? यू कैन नॉट इजिली ट्रांसफर द सिक्योरिटी फ्रॉम वन पर्सन टू शेयर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर आपको ट्रांसफर करना है शेयर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, आपको क्या करना पड़ेगा? अदर्स मेंबर से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दो चीजें रखना, जो सिक्योरिटीज होती हैं वो क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी, और दूसरा आप सिक्योरिटी को ट्रांसफर करना चाहो कर सकते हो as per the manner provided in the articles। और आपको पता है कि पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल और प्राइवेट कंपनी के अंदर रेस्ट्रिक्शंस होती है। सेपरेट प्रॉपर्टी और कैपेसिटी टू स्यू, ये दोनों किसके कैरेक्टर्स हैं? किसके? दैट इज कॉल्ड अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हमने ऑलरेडी पढ़ा था, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड अ कंपनी हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन दे कैन परचेज द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। वो अपने नाम में केस कर सकती है और उसके नाम पे केस हो सकता है, तो उसी की कैरेक्टरिस्टिक। अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, कैपेबल ऑफ ओइंग इट्स फंड्स एंड अदर्स। अपने नाम पे एसेट्स परचेज करना चाहे कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहे कर सकते हैं। द कंपनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अज्यूम मैंने रिलायंस क्या कर, लेट अज्यूम 10,000 के शेयर परचेज कर रखे हैं, 10,000 के शेयर परचेज कर रखे हैं। मैं रिलायंस के ऑफिस में गया, मुझे लेट अज्यूम वहां पे कोई टेबल पसंद आ गई, रिलायंस के ऑफिस गया, वो टेबल पसंद आ गई और वो टेबल मैं सोच रहा हूं उठा के अपने घर ले आऊं। क्यों? आई एम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो मैं वो प्रॉपर्टी लेके आ सकता हूं? नहीं लेके आ सकते। वो प्रॉपर्टी कंपनी की प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। वो टेबल आप उठा के नहीं लेके आ सकते। इवन कंपनी अगर वाइंडिंग में भी चली जाती है, वो तब भी टेबल आप उठा के नहीं ले सकते, जब तक आपको क्या करना पड़ेगा? उस टेबल के लिए बिड करना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स आर ओनली द ओनर्स, दे आर द ओनर्स, बट दे आर द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? कंपनी की है। आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रखी है कंपनी के अंदर, आप कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं उठा के लेके आ सकते। तो कंपनी इज द रियल पर्सन, इज ऑल द प्रॉपर्टी इज वेस्टेड, मतलब वेस्टेड कंपनी को समा जाती है, उसके नाम पे है। एंड बाय विच इट इज कंट्रोल, मैनेज एंड डिस्पोज। वो बाद में अपने नाम पे अगर सेल भी करना चाहे तो कर सकती है।
और केस का नाम क्या होता है? ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टेनली केस। कैपेसिटी टू सू, ऑब्वियसली बात, अगर वो जो कंपनी एक लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी, लीगल पर्सन है, तो वो केस कर भी सकती है और उसके नाम पे केस हो भी सकता है। ये बात है आपको ऑलरेडी पता है। अब डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सबसे पहला फॉर्मेलिटी एंड एक्सपेंसेस। अगर हम देखें कंपनी को, दैट इज पार्टनरशिप, हमको इनकॉर्पोरेट करना बड़ा आसान है। पहले तो एक ही एग्रीमेंट बनाना है और रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, तो खर्चा भी ज्यादा नहीं आता, बट और कंप्लाइंस पार्ट भी ज्यादा नहीं है। बट यहाँ पे कंपनी अगर आप इनकॉर्पोरेट करो, एक तो फॉर्मेलिटीज, इतने कंप्लाइंसेस हैं, जब से इनकॉर्पोरेट करते हो तब से लेके जब तक मर नहीं जाते, वाइंड अप नहीं करते, तब तक कितनी फॉर्मेलिटीज, कितने फॉर्म्स आप फाइल करते हो, हल्का सा भी कुछ काम कर दो, अलॉटमेंट कर दो, उसका फॉर्म अलग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका फॉर्म अलग, एनुअल रिटर्न का फॉर्म अलग, डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया फॉर्म अलग, डायरेक्टर ने रिजाइन किया उसका फॉर्म अलग। क्लियर है? 36 तो फॉर्म है, 36 कंप्लाइंस आपको करने पड़ते हैं। अगर आप पब्लिक कंपनी हो जाते हो तो लिस्टिंग रेगुलेशंस अलग है, सेबी की गाइडलाइंस अलग है, तो कंप्लाइंसेस दुनिया जहान के हैं, प्लस खर्चा, एक्सपेंसेस। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना इज वेरी एक्सपेंसिव एज यू कंपेयर टू द पार्टनरशिप फर्म ओवर देयर। कंपनी को मैनेज करना is also expensive as you compare to the partnership of, so this is called as this first disadvantage of a company over there, formalities and expenses। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना जितना एक्सपेंसिव है उससे ज्यादा उसको वाइंड अप करना है, मारना ज्यादा आसान है। मतलब कहने का मीनिंग है शादी करना खर्चीला नहीं है, डिवोर्स लेना ज्यादा खर्चीला। कहने का मीनिंग है इनकॉर्पोरेशन इज इक्वल टू द मैरिज, वाइंडिंग अप इज इक्वल टू द डिवोर्स ओवर देयर। तो शादी करने में इतना खर्चा नहीं लगता जितना डिवोर्स करने में लग जाता है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज कपल्ड विद कॉम्प्लेक्स, कमरसम एंड डिटेल लीगल फॉर्मेलिटीज। फॉर्म्स फाइल करो, अभी आने वाले चैप्टर से हम करेंगे हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, तो आपको पता लगेगा दैट इज कॉल्ड एज की प्रोसेस कितना लंबा होता है। हालांकि आजकल प्रोसेस बहुत आसान हो चुका है, बट द पॉइंट इज फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, एंड इन्वॉल्विंग कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी, मतलब टाइम भी लगता है प्लस पैसा, मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, प्रोफेशनल फीस पे करनी है, गवर्नमेंट फीस पे करनी है, ये सारी फीस पे करें तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर, इसको कहते हैं हम ट्रांसपेरेंसी। आप कंपनी कोई भी फॉर्म फाइल करती है ना आरओसी के बाद, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, कोई भी बंदा, आप, मैं या कोई और थर्ड पार्टी उस फॉर्म को इंस्पेक्ट करना चाहे कर सकता है, देखना चाहे देख सकता है। कितनी फीस लगती है? 100 रुपए। आरओसी को, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ने, फॉर एग्जाम्पल अपनी जो सारी बैलेंस शीट्स, एनुअल रिटर्न फाइल कर रखी हैं, चाहे 10 साल पहले करी हो, मुझे देखनी है, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। क्यों? सिर्फ 100 रुपए की फीस लगती है। 100 रुपीज फीस पे करो। एमसीए की साइट होती है mca.gov.in, वहां पे जाओ, वहां पे जाके पब्लिक सर्च डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है, क्लिक करो, कंपनी का नाम डालो, ईयर्स डालो, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, 100 रुपए की फीस पे करो, काम हो गया। 3 घंटे के लिए साइट खुल जाएगी, आप कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करना चाहो कर सकते हो, उसके डाउनलोड करना चाहो कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी, किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ देखना चाहो देख सकते हो। ट्रांसपेरेंसी, आपको ट्रांसपेरेंट रखना पड़ता है, हर चीज आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी पब्लिक के साथ। So notwithstanding the elaborate legal framework designed to ensure maximum disclosure of corporation information, the members of a company are having comparatively restricted accessibility in the internal management and day-to-day routine activities of the workings over there. तो जो भी आप इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है। और सेकंड पॉइंट इज, जो भी आपके जो मेंबर्स हैं वो, उनका जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज में कंट्रोल होता है वो ज्यादा नहीं होता, वो डे टू डे रूटीन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए वो जो डिस्क्लोजर्स हैं आपको देने पड़ जाते हैं। कि इट मींस अगर हमें कुछ किसी कंपनी के बारे में कुछ चेक करना हो कि कंपनी के ऊपर कितने, कौन से सेट्स के ऊपर कौन से लोन क्रेडिट है, कितने लोन क्रेडिट, कितना उन्होंने पे कर दिया, कितना आउटस्टैंडिंग है, सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ऑनरशिप, और जो आपके इसको बोलते हैं, अगर लेट तो मैंने पैसा लगाया है, मैंने रिलायंस से अगर 1 लाख के शेयर्स खरीदे, मैं कंपनी की नॉर्मली डे टू डे रूटीन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। रीजन क्या है? एक लेट में कंपनी, उसमें लाखों शेयर होल्डर्स हैं, क्या लाखों शेयर होल्डर कंपनी में जाके बैठ जाते हैं, सर कंट्रोल हम करेंगे? नहीं, इसलिए तो क्या करते हैं हम,
डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना। तो इवन आई एम द मेंबर, इवन आई एम द ओनर, स्टिल आई कैन नॉट कंट्रोल separation of ownership from the management. That is called as separation of control from the membership over. Even I am the member, still I cannot control the companies. उसी के उस कंट्रोल के लिए डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज के को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए हमने क्या अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं। तो मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट हैविंग इफेक्टिव एंड इंटीमेट कंट्रोल ओवर इट्स वर्किंग एज वन कैन हैव इट अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप, मेरा मेरा पैसा लगा, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। पार्टनरशिप, हम दो पार्टनर्स, अगर मेरा कैपिटल अमाउंट लगा तो मैं कंट्रोल करना चाहूँ, कर सकता हूँ। डे टू डे रूटीन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहूँ, कर सकता हूँ। जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप फर्म। दिस इज अ पर्टिकुलर इन सो बिग कंपनीज इन विच द नंबर ऑफ मेंबर्स इज टू लार्ज। अगर छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी है तो फिर आप कंट्रोल कर सकते हो, बट जो बड़ी कंपनीज है, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, वहां पे कंट्रोलिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमें कहते हैं उनको डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। So no member of a company can act in individual capacity for and beyond on behalf of company. Clear? Greater tax burden. Everyone knows कि company is a residence, और उसकी residence status कहाँ से determine होता है? By computing his tax liability. और every company have to pay tax. Every company have to ensure that company have to pay tax as per their income over there, or depending upon their slab rates. जिस स्लैब रेट में वो फॉल करेंगे उसकी इनकम के हिसाब से उनको क्या करना, पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। द टैक्स बर्डन ऑन अ कंपनी इज मोर देन यू कंपेयर्ड विद द अदर फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी के अंदर इतने टैक्स बर्डन्स नहीं होते एज यू कंपेयर्ड विद द कंपनीज ओवर देयर। द कंपनी इज लायबल टू पे अ टैक्स विदाउट एनी मिनिमम टैक्स लिमिटेड एज इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में भी टैक्सेस होते हैं बट मिनिमम, और कंपनी को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है एज पर फ्लैट रेट, where other are graduated scale or slab systems over there. And retail winding up procedures, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इनकॉर्पोरेट करना जितना मुश्किल है, अगर जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल वाइंडिंग अप है। जितना प्रोसीजर इनकॉर्पोरेशन का लंबा है उससे ज्यादा लंबा क्या है? वाइंडिंग। ज्यादा लंबा क्या है? वाइंडिंग। एक्सपेंसिव plus lengthiest also. The act provide elaborate and detailed procedure of winding up of companies is more expensive and time consuming. खर्चा भी ज्यादा, टाइम भी ज्यादा। तो these are the disadvantages of the companies over there. मतलब अगर आपकी बात करूं एडवांटेजेस की, कुछ नहीं है। आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, these are the advantages, आपने ऑलरेडी देखी। डिसएडवांटेजेस ये कुछ नहीं है, और कुछ चीजें आपको ऑलरेडी भी पता है, जैसे एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, फॉर्मेलिटी ज्यादा, ट्रांसपेरेंसी वगैरह होती है, वाइडनिंग अप का प्रोसीजर है तो वहां पे खर्चा बहुत ज्यादा है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ है, मतलब मैंने स्टार्टिंग में भी हमने बात करी थी कि हमने जो कंपनी लॉ है उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया, एंड उसमें से फर्स्ट पार्ट कौन सा था? दैट इज द बेसिक ऑफ कंपनी लॉ। तो आपका जो बेसिक ऑफ कंपनी लॉ आज कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज इज ओवर। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंपनी लॉ क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, एंड दिस इज फ्रॉम माय साइड।